आज हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स के बारे में। पब्लिक इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे हम लोग कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। तो आज हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये राजकोषीय नीति, जिसे हम लोग फिस्कल पॉलिसी कह रहे हैं, ये क्या है। अर्थात इसका थोड़ा सा भी संधि विच्छेद किया जाए तो राजकोष की जो नीति है उसे हम राजकोषीय नीति कह सकते हैं, और जिसका एक वर्जन है जिसे हम लोग कह रहे हैं ना फिस्कल पॉलिसी। तो आखिर ये FASC फिस्क है क्या। फिस्क का तात्पर्य होता है सरकारी कोष से माना जाता है, सरकारी कोषागार से माना जाता है। अर्थात राजकोषीय नीति वह नीति है जो सरकारी खजाने से संबंध रखती है। केवल बहुत सारी डिटेल में हम लोग न जाके एक छोटे तौर पर इसे समझने की बात यही रखते हैं कि राजकोषीय नीति कोषागार से संबंधित है, अर्थात जो सरकारी खजाने से संबंधित है, उसे ही हम लोग फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कहते हैं। अब इस राजकोषीय नीति के बारे में विभिन्न परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं, जिसमें कई अर्थशास्त्रियों के द्वारा परिभाषाएं इसमें दी गई। इसमें हम लोग बात करते हैं, आर्थर स्मिथ की एक परिभाषा हमारे सामने आती है कि जिसमें राजकोषीय नीति एक ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय और आगम, जैसे हम लोग रेवेन्यू, जिसे आय कहते हैं, का इस तरह प्रयोग करती है जिससे कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय बढ़ सके, उत्पादन बढ़ सके तथा रोजगार पर इसका जो प्रभाव पड़े वो ठीक प्रभाव देखने को मिले। अर्थात उस पर पड़ने वाले जो अवांछनीय प्रभाव जो हों उनको जो है रोका जा सके, कि ऐसा विचार जो है आर्थर स्मिथ के द्वारा ही परिभाषित किया गया। दूसरा हम लोग बात भी करते हैं कि कल्वर स्टोन ने भी एक परिभाषा जो है दी है। उन्होंने बताया कि राजकोषीय नीति से तात्पर्य जो है सरकार के ऐसे कार्यों से है जो उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर, अर्थात आय तथा व्यय को प्रभावित करते हैं, और जिसका माप सरकार की वास्तविक आय प्राप्ति, उसके आधिक्य तथा या उसके घाटे से होता है। आधिक्य या घाटे से कह सकते हैं उसे, ठीक। तो ऐसा विचार कल्वर स्टोन की परिभाषा से स्पष्ट हुआ। तीसरा हम लोग ये बात करें कीन्स के बारे में, जॉन मैनार्ड कीन्स की जो परिभाषा रही इसमें, तो राजकोषीय नीति एक ऐसी नीति बताई जो अर्थव्यवस्था के विकास में एक संतुलनकारी तत्व के रूप में सार्वजनिक वित्त का प्रयोग करती है। तो कीन्स का इस तरीके का विचार निकल करके आया। अर्थात उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यदि देखा जाए तो राजकोषीय नीति का संबंध जो है वो सार्वजनिक आय से है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसे हम लोग कहते हैं, और व्यय, इनकम जैसे कहना रेवेन्यू आय, एक्सपेंडिचर व्यय, तथा डेप्ट ऋण संबंधी क्रियाओं से होता है। तीनों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और ऋण, ये इन क्रियाओं से संबंध इसका रहता है राजकोषीय नीति का। इसके महत्व में वृद्धि करने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी माने गए हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करते हैं कि भाई मंदी के उपचार के लिए मौद्रिक नीति की सीमित प्रभावशीलता की बात भी करते हैं, और आर्थिक विश्लेषण में समग्र प्रभावपूर्ण मांग की बात करते हैं, और दूसरा सरकारी बजट का राष्ट्रीय आय के संबंध में हम लोग का बढ़ता हुआ आकार, ये सब बातें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो ये अभी हम राजकोषीय नीति की परिभाषाओं के बारे में और आखिर राजकोषीय नीति क्या है ये, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के आखिर उद्देश्य क्या है, अर्थात उसके कौन कौन से कार्य हमें देखने को मिलते हैं, जिससे राजकोषीय नीति के उद्देश्यों को लेकर के हम देश में किस तरीके से विकास के रास्ते को ला सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो उद्देश्य या कार्य के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहली बात आती है पूंजी निर्माण में बढ़ोतरी करने की बात करते हैं हम लोग। इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, अर्थात अल्पविकसित देशों में नागरिकों की आय का जो स्तर है वो नीचा होता है, बचत कम होती है, और दूसरा इसमें पूंजी निर्माण की दर भी कम रहती है। अर्थात इन देशों में
जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण, अर्थात ये कह सकते हैं कि इसमें जनाधिक्य तो होता ही है, जिसके कारण उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है और बढ़ती हुई जो आय है वो उपभोग पर व्यय हो जाती है। ठीक है, अतः सरकार बचतों को प्रोत्साहन करने के लिए, बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय नीति अपनाती है। अर्थात राजकोषीय नीति अपनाने के लिए उसे कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, कौन कौन से स्टेप सरकार लेती है। इसमें क्या होता है कि एक तो करारोपण के द्वारा जो है आवश्यक उपभोग कर दिया जाता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं करारोपण से प्राप्त आय जो है से सार्वजनिक उद्योगों को स्थापित किया जाता है। तीसरी बात हम लोग ये करते हैं कि हीनार्थ प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ बचतों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। तो ये सब बातें जो है स्टेप राजकोषीय नीति के माध्यम से लिए जाते हैं। दूसरी बात हम ये भी लेके एक नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना भी इस बिंदु का एक, अर्थात इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ सकती है। तो अल्पविकसित देशों में क्या होता है कि राष्ट्रीय आय का जो स्तर है वो भी नीचा है। अर्थात राष्ट्रीय आय के स्तर को उठाने के लिए सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति के माध्यम से क्या, देखिए दो बातें सामने आती हैं, दो तीन बातें हम लोग देखते हैं इसमें कि एक तो करारोपण के द्वारा बचतों को प्रोत्साहन देकर निवेश की दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है। ठीक, बढ़ोतरी की जाती है। दूसरा, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण का प्रयोग उत्पादक कार्यों में किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात के तौर पे यही मान सकते हैं कि करों में छूट दे करके या आर्थिक सहायता प्रदान करके या अनुदान दे करके हम लोग जो है दे करके निजी विनियोगों को प्रोत्साहित भी सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ निजी विनियोग के अभाव में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग को बढ़ावा देती है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार इन विचारों को या इन बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ती है। तीसरी बात हम लोग ये भी करते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में लेकर के चलें कि आय और धन के वितरण की असमानताओं को कैसे कम किया जा सकता है। अर्थात हम लोग बात करते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज़ ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। तो ये जहाँ विकासशील राष्ट्रों में धनी और निर्धन के बीच में जो एक खाई होती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि आयों में भारी अंतर पाया जाता है, तो धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए या दूर करने के लिए सरकार राजकोषीय नीति को अपनाती है, का प्रयोग करती है। और इसके लिए वो क्या क्या कदम उठाती है इस पे देखिए, यहाँ हम लोग बात करें तो सबसे पहला वो काम करती है कि धनी वर्ग पर किस तरीके कर लगाया जाए, प्रगतिशील आधार पर कर लगाकर उससे जो इनकम प्राप्त होती है उसे निर्धन वर्ग के कल्याण पर व्यय करती है, पहला स्टेप लेती है। दूसरा, इसके बाद निर्धन वर्ग को कर भार से मुक्त कर दिया जाता है या बहुत कम कर लगाया जाता है। तीसरी बात हम लोग बात करें कि जहाँ अनावश्यक तथा विलासिता की वस्तुओं पर भी वो जो है अधिक कर लगाकर उससे उपभोग को हतोत्साहित करने की स्थिति पैदा करती है। इसके दो लाभ हो सकते हैं हमको, एक तो ये है कि इन वस्तुओं का उत्पादन हतोत्साहित होता है तथा दूसरे, इन वस्तुओं पर लगे कर से प्राप्त आय से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग इस पर और थोड़ा सा भी गौर करें तो सार्वजनिक व्यय का जो प्रयोग है वो निर्धन वर्ग के कल्याण के लिए किया जाता है, ऐसी सरकार के बिंदु रहते हैं। तो सार्वजनिक व्यय पिछड़े क्षेत्रों के में किया जाता है जिससे विकास हो सके वहाँ पर, या वहाँ ऐसे कुछ एरिया भी हैं, या जैसे देखा जा रही है विकास के दृष्टिकोण को लेकर के चलें तो हम लोग निःशुल्क शिक्षा की बात भी आ जाती है, आवास की बात भी आ जाती है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात भी आ जाती है, चिकित्सा की बात भी आ जाती है। तो इन पर जो है सरकार सार्वजनिक वस्तुओं पर व्यय करके या कम वस्तुओं का शुल्क लगा करके भी सरकार जो है व्यय करती है। तीसरी एक बिंदु चौथा ये भी हम सामने देखने को मिलता है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने की बात, सबसे बड़ी बात आती है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन की, जो एक बहुत बड़ी चैलेंज के सामने देखना पड़ता है कि अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई जाती है। और घाटे की वित्त, जैसे हम लोग कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव जो है बढ़ जाता है। और मुद्रास्फीति दबाव आप लोग समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि मूल्यों में वृद्धि होने लगती है, और जब मूल्यों में वृद्धि होने लगती है तो एक तरफ हमको ये भी लगता है कि सरकार फेल हो रही है, इतनी महंगाई बढ़ा दी है। तो सरकार के द्वारा ऐसी नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे देश का विकास भी होता रहे और साथ ही साथ मुद्रास्फीति का दबाव भी कम होता रहे। अर्थात मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए करारोपण है, सार्वजनिक ऋण है और व्यय की नीतियों को संयुक्त रूप से लागू किया जाना चाहिए।
दूसरे, मौद्रिक नीति को भी साथ में लाया जा सकता है। राजकोषीय नीति का उपयोग मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किस तरीके से किया जाए? देखिए, इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं, सरकार जो करती है कि मुद्रास्फीति के समय अतिरिक्त क्रय शक्ति पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। दूसरी बात, मुद्रास्फीति के समय वस्तु कर या विलासिता की वस्तुओं पर कर व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। तीसरी बात, हम ये भी कर सकते हैं कि सरकार जो है कि सरकार को मुद्रास्फीति नियंत्रण पाने के लिए प्रभावी कर लगाए जाने चाहिए, ऐसी व्यवस्था भी कर सकती है वो। नेक्स्ट, इसके बारे में प्रगतिशील दर पर करारोपण करके जनता के अपव्यय पर भी रोक लगा सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट भी देखें तो अनिवार्य बचतों को बढ़ावा देना चाहिए, और इस तरीके से जो है, और प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए, है ना। और अन्य उद्देश्यों के बारे में भी थोड़ा सा यदि हम लोग लेकर के चलें तो रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करें। इसके लिए हम लोग निजी निवेश में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार, किसी भी तरीके से सरकार कर भार में छूट दे करके या आर्थिक सहायता दे करके या अनुदान दे करके जो है निजी निवेशकों को इसमें आगे ला सकती है, जिससे कि नए नए उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी करके इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात भी करते हैं। तो यह सरकार सार्वजनिक व्यय का विकास और विस्तार करके निवेश की मात्रा में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे सामाजिक लाभ की दृष्टि से सरकार इन उद्योगों में पूंजी लगाती है, जिससे रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि समाज कल्याण को अधिकतम करने की बात भी आती है हमारे सामने, मैक्सिमाइज सोशल एडवांटेजेस की बात जिसे हम लोग करते हैं। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करके जनता के रहन सहन के स्तर में बढ़ोतरी की जा सकती है या इनमें सुधार किया जा सकता है। जैसे शिक्षा की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, या निवास की बात करते हैं, या स्वास्थ्य की बात करते हैं। इन पर आज पर व्यय करने से जो सार्वजनिक या सामाजिक कल्याण की बात है वो बढ़ता है। अतः अर्धविकसित देशों में समाज के कल्याण को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में राजकोषीय या राजकीय कोषों से धन व्यय किया जाता है। इस समय तो हम लोगों की जो जिम्मेदारियां सरकार पर बढ़ गई हैं, या सरकार का भी दायित्व थोड़ा सा हमारे प्रति बढ़ गया है, या सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपना रहे हैं हम लोग, या घाटे की वित्त व्यवस्था हमारे विकास के नाते हमको अपनानी पड़ रही है। तो ये हमारे राजकोषीय नीति के कार्यों के बारे में और उद्देश्यों के बारे में आज हम लोगों ने बात की है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे।